brought the carcass back of that. Yes, he died. And the second one I don't know because they were in. नमस्कार दोस्तों, वन रैंक वन पेंशन रिवीजन को लेकर एक बार बड़ी अपडेट हमारे बीच निकल कर आ रही है। दोस्तों, जितने भी हमारे पेंशन धारक थे वो इस रिवीजन से बिल्कुल ही नाखुश हैं और 20 फरवरी को एक बड़ा प्रोटेस्ट भी किया जा रहा है। आपको बता दें, दिल्ली में हमारे सभी भूतपूर्व सैनिक वहाँ मौजूद होंगे 20 फरवरी को रिवीजन के खिलाफ, क्योंकि रिवीजन एक ऐसा रिवीजन किया गया, इतने लंबे समय के इंतजार के बाद भी हमारे पेंशन धारकों के हाथ कुछ नहीं लगा। यानी कि मोदी सरकार की तरफ से एक ऐसी टेबल उनके मुंह पर थोप दी गई जिसमें उनको कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा। और ऐसी अटपटी टेबल जो हमने आज तक नहीं देखी थी कि जिसकी कम रैंक है उसकी बड़ी ज़्यादा पेंशन, जिसकी ज़्यादा है उसकी बड़ी कम पेंशन, जिसकी कम लेंथ ऑफ सर्विस है उसकी ज़्यादा बड़ी और जिसकी ज़्यादा लेंथ ऑफ सर्विस उसकी कम बड़ी। अब ये नहीं पता चल रहा सरकार ने किस हिसाब से इस टेबल को बनाया। दोस्तों, पूरी वीडियो को आप देखिएगा, इसमें डिस्कस किया जाएगा पूरा मामला, और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। वीडियो को लाइक भी तुरंत कर दें। जय हिंद। माननीय राहुल जी, मैं 3 मुद्दों पर कुछ बोलना चाहूँगा जो मैं बार बार टेलीविजन चैनल पे बोल चुका हूँ। पहला राफेल का, और बहुत शॉर्ट में बोलूँगा। राफेल आउटराइटली पारा डीपीपी पारा 28, डीपीपी पारा 80 और डीपीपी पारा 104, 105 का कंप्लीट वॉयलेशन है। क्योंकि एक्स डिफेंस मिनिस्टर बैठे हैं इसलिए मैं डीपीपी पारा कोट कर रहा हूँ। डीपीपी पारा 28 बोलता है आप किन केसेस में ऑफसेट ले सकते हैं। डीपीपी पारा 104, 105 बोलता है आप किन केसेस में गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जा सकते हैं। और डीपीपी पारा 80 बोलता है आप किन के तहत आप किसी भी, जब आपका, अगर आपका राफेल के साथ अगर आपकी बात नहीं चल रही और नहीं बात बन रही तो आप कैसे सर L1 से L2 पर जा सकते हो। एंटनी सर, the CNC is empowered under para 80 of DPP to go to L2 if L1 is not responding to your queries, if Rafael was not. So these 3 paras, if you read, it is an outright deal which has been violated on procedural basis. At whose behest did क्या एयरफोर्स चीफ ने चिट्ठी लिखी थी कि मेरी ये हालत है, प्रधानमंत्री जी आप इंटरवीन कीजिए। जैसे एक बार वीके सिंह जी ने चिट्ठी लिखी, क्या उन्होंने ऐसी चिट्ठी लिखी थी? क्या रक्षा मंत्री जी ने ऐसी चिट्ठी लिखी थी कि आप जल्दी से जल्दी इंटरवीन कीजिए? किसके बेहस्त पर ये इंटरवीन किया? और ऑफसेट सिर्फ आप बाय में और बाय ग्लोबल में लेते हैं सर, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट पे नहीं। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील होती है, आपने उसकी कोई चीज देखी, गवर्नमेंट से बात की, उस गवर्नमेंट ने आपको अपने रेट पे चीज दिलवा दी, जो उसके पास यूज कर रहा है वो चीज दे दी उसने आपको। क्या फ्रांस सरकार दे रही है आपको? राफेल दे रही है आपको। दूसरी चीज जो मैं टीवी पे भी बोलता रहा हूं, सर राफेल डील अगर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बेसिस पे करनी थी सर, उसके 2 पैरा है। पैरा 104 में कि आपकी सेना, आपकी जो एयरफोर्स है उसने किसी आइटम को इंटर गवर्नमेंट किसी ट्रेनिंग में, किसी अभ्यास के दौरान आइडेंटिफाई किया और आपने कहा हम इसको गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट करेंगे क्यों, मैं ये अच्छी चीज़ लगी है, और वो गवर्नमेंट आपको स्ट्रेटेजिक नीड्स पे इस कॉस्ट पे देगी, जिस जनरल कॉस्ट पे, जिस कॉस्ट पे वो अपनी सर्विसेज को देती रही, या वो अपने स्टोर से देगी सर, अपने भंडार से देगी। मतलब फ्रांस अपनी भंडार से देगी उसके पास। ये एक राफेल एक प्राइवेट कंपनी है, उससे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील में पारा 105 बोलता है कि अगर आपको कुछ ऐसे चीजें हैं जो आप सोचते हो आपको लॉन्ग टर्म में उस सरकार से आपको मदद चाहिए, वो आपकी इस डील की गारंटर बने, तो आप गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जा सकते हो। इस सरकार ने पारा 105 अगर यूज भी किया है तो उसके बेसिस, किस बेसिस पे यूज किया है सर, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। पारा 28 बोलता है सर आप ऑफसेट सिर्फ बाय में लोगे, बाय ग्लोबल। ऑफसेट्स का एक मुद्दा था, ऑफसेट्स का क्या मुद्दा था कि हम सबको पता है सर, राफेल अपने जेब से तो पैसा देने से मिला। तो when he became, we started in 2003 for this provision कि let's have offsets. We objected कि no, offset means he will give us back from our money only. But we said no, let's go buy and buy global and buy and make. जब मतलब बाय एंड मेक में आप वहां से चीज खरीदोगे, हिंदुस्तान में बनाओगे, तो उसके साथ वो टेक्नोलॉजी देगा जिसके तहत हम ले रहे थे, जिसके तहत हम पहले एयरक्राफ्ट ले रहे थे, उसमें ये सब वैलिड था सर। उसके अंदर, और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट का मतलब होता है आप स्पीड से खरीदना चाहते हो, आप एक चीज को लेना चाहते हो ताकि आपकी सेना जल्दी से ले सके। जब आप ऑफसेट्स डिस्कस करोगे तो इन्होंने 1 साल तक ऑफसेट्स पे 1 साल डिले किया है सर, क्योंकि उसमें प्रोविजन नहीं था सर।
तो ये पूरी की पूरी जो पैराज है डीपीपी का कंप्लीट वायलेशन है। डीपीपी भी एक डॉक्यूमेंट है जो ऑथेंटिकेटेड है, जिसकी अप्रूवल है, जिसके बेसिस पे पूरी प्रोक्योरमेंट होती है। उस डीपीपी का वायलेशन किसने किया, किसके आदेश पे किया, क्यों किया, क्या मोटिव था, क्या मोटिव था, मोटिव क्या था, वो आज तक मोटिव समझ में नहीं आया सर। मैं टीवी पे कई बार बोल चुका हूँ, टीवी में वो बात दब जाती है। दूसरा मुद्दा मैं कह रहा था सर, जो मेन मुद्दा है वो है जम्मू एंड कश्मीर का। जम्मू एंड कश्मीर पिछले 3.5 साल में सर ऐसी दरार पे जा खड़ा हुआ है जब 91 से 96 की दरार पे जा खड़ा हुआ है, और सारे ये लोग उसका तमाशा देख रहे हैं सर। उससे जो जम्मू एंड कश्मीर में आज हालात हैं, जो वहाँ हालात हुए हैं, वो देश के लिए बहुत खतरनाक है। हम लोग ये सैनिक, भूतपूर्व सैनिक है सब, हम समझ सकते हैं 91 से आज तक कितने सैनिकों ने शहादत दी है, और जिस हालात में गया, जिस तरह से बच्चा कल मरा है, उसके पत्थर मारा है, जो हालात है सर वहाँ के, वो इस देश के लिए बहुत खतरनाक है, और उसके लिए सिर्फ ये सरकार जिम्मेवार है। और मैं एक सर्विसमैन से भी बोलता हूँ कि इस बात को बोलो, क्योंकि इसमें सिर्फ सेना का, जो कुछ परिवार हैं जो सदियों से सेना से जुड़े हुए हैं और जो आगे भी जुड़े रहेंगे, कितना बड़ा नुकसान है सर। आज जम्मू एंड कश्मीर की जो हालात है, उस पर मैं समझता हूँ एक सर्विसमैन भी इनफ नहीं कर रहे, और हमें करना चाहिए सर। आपको एक बहुत बड़ा मुद्दा है सर, नहीं तो देश 91 में जो हालात थे सर, जम्मू एंड कश्मीर टूटने वाला। जो 89 के बाद जो इनकी सरकार बनी थी, मुफ्ती साहब जिसमें होम मिनिस्टर थे सर, उस सरकार ने इस दरार पे खड़ा कर दिया था 91 तक, और हमारी माइनॉरिटी की गवर्नमेंट ने आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट लगाया, और उसके बाद हमने 96 तक कंट्रोल किया, 96 में इलेक्शन करवाई सर, और तभी वहां पे जाके शेख अब्दुल्ला की सरकार बनी थी। तो वहां पे जो हालात है सर, उस पे हमें बोलना चाहिए। तीसरा सर, जो सर्विसेज का स्टेटस है, नहीं सर, टेररिज्म के सर, जो टेररिज्म के 3 स्पेक्ट्रम हैं सर, एक नया डायमेंशन, हर एक वॉरफेयर के डायमेंशन है सर। इसके अंदर जो एक डायमेंशन, इसमें सिर्फ एक टेररिस्ट डायमेंशन था, फिर उसके अंदर डायमेंशन जोड़ती गई सर आईएसआई, और ये आईएसआई की एक बहुत बड़ी, बहुत दिन से वो थी, उनको एक सरकार मिल गई, मिली जुली सरकार। मैं 3 साल से सर टीवी पे बिल्कुल क्रिटिसाइज करता रहा हूँ, जिस दिन से वो सरकार बनी थी, जब से मैं बोलता रहा हूँ कि ये सरकार इस देश को कम से कम भी 30 साल पीछे करेगी, जो कि एक्चुअल केस हुआ, बिकॉज आईएसआई सक्सीडेड इन मेकिंग इट ए वॉर ऑफ पीपल, नॉट ए वॉर ऑफ आईएसआई इन इंडिया। इट इज लुकिंग लाइक होम ग्रोन। इन लास्ट 3-4 years 80% recruitment is of our own boys, vis-a-vis 80% earlier coming from Pakistan, coming from Al-Qaeda, coming from Afghanistan. So this is where they've completely failed. And third issue is sir, जो हमारा standard, जो हमारी उसमें frankly बोला जाए तो कॉस्ट तो आप लोग बेयर करते हो, मतलब सेना बेयर करती है सर, सेना सर। एक विडो, बिल्कुल सर, बिल्कुल, और एक विडो सर, उसकी लाइफ यही बता सकते हैं, जितनी आती हैं सर्विस बोर्ड में, सोल्जर बोर्ड में सर, बहुत ये बहुत जो जम्मू एंड कश्मीर में पिछले 3 साल में सर, ये अपने आप में एक बहुत गिनौना है, वो है। क्योंकि सर कोई जिम्मेवार नहीं सर, कोई जिम्मेवार नहीं है सर, ना तो एनएसए जिम्मेवार है, ना एमएचए जिम्मेवार है, ना एमओडी जिम्मेवार, कोई जिम्मेवार ही नहीं है जम्मू एंड कश्मीर का। पूछो इस सरकार से कौन जिम्मेवार है सर। आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट लगा दी, उसके बाद आपने बोला ये जिम्मेवार है, एक ये काउंसिल है, ये जिम्मेवार है, जिसमें सेना का बहुत बड़ा रोल था। सॉरी आई हैव टेकन टाइम। थर्ड इशू इज सर, जो हमारा स्टैंडर्ड गिरता जा रहा है, जैसे हमारे जनरल्स को टेक ऑफ कर दिया जाता है सर, जैसे हमारी सर सेना जो है, तीनों सेनाएं सर, इंटरनल लीडरशिप मोटिवेट करती है, एक सीईओ मोटिवेट करता है, एक मेजर मोटिवेट करता है, एक कैप्टन के दम पे वो एक टुकड़ी जान देती है सर। ऐसे सेना के अंदर अपनी लीडरशिप में आज भी जाऊंगा, सर के पैर छूंगा, जो मेरे बड़े हैं उनको झुकूंगा, बिकॉज हमारे अंदर एक सेल्फ मोटिवेटिंग वो है सर। सर जब आप सीनियर लीडरशिप को ऐसे दुत्कारोगे, जैसे गडकरी साहब ने वो नेवल एक मेन बेस पे सर, जैसे पारीकर साहब ने वो बोला कि मैंने इनको हनुमान बना दिया, जैसे मतलब पिछले 50 साल से जो हमारे लोग शहादत दे रहे थे, उनको कुछ मालूम ही नहीं था, जिस तरह से ट्रीट कर रहे हैं सर, दे हैव स्टार्टेड ट्रीटिंग अस, दे डोंट अंडरस्टैंड व्हाट आर द ईथॉस ऑफ आर्मी। तो इससे जो मोरल को इफेक्ट पड़ता है सर, वो बहुत सीरियस है। और मैं ये समझता हूँ इवन एक्स सर्विसमैन को भी इस पे बोलना चाहिए सर। 3 मुद्दे थे, मैं आपकी उसमें लाना चाहता था, और सर मैं ये कहता हूँ कि अगर ये लोग इकट्ठे हो जाएं, आपके साथ दें, लाएं,
और अगर हम इन 3 स्टेट्स में इनको बैक फुट पे करें, नहीं तो देश का विनाश सर, देश का विनाश होगा सर, ये मैं बता सकता हूँ। Wing Commander Nabe, and Thank you for sir, giving I'll me come this to you, and opportunity. then I'll come to you, sir. Thank you very for giving this opportunity. Thank you. सर, मेरी एक प्रार्थना आप सबको है, क्योंकि सीमित समय है, थोड़ा सा संक्षिप्त अगर करेंगे तो ज़्यादा जो हैं हमारे सेना के बहादुर लोग वो अपनी बात रख पाएंगे। विंग कमांडर नेब साहब। मैं सर लेट्स, क्योंकि अगर हम ही डिसिप्लिन नहीं रखेंगे तो देश भी नहीं रखेगा। तो जो दूसरे एक वरिष्ठ साथी बोल रहे हैं उनकी बात ज़रूर सुनें। Thank you. मैं Wing Commander Vinod Neb participated in 65 and 71 war and did make a contribution in bringing down the Pakistan morale by shooting down their saber each in both the wars. The point I'm trying to make, sorry? Yes, I'm. I was flying Hunter from Halwara first in 65, and 3 aircraft came and I shot down one saber there. Then the second time I was flying from Hashimara, I went over Dhaka. At the short of Dhaka, I shot down another saber on the 4th of August. No, we didn't have missiles, only cannons, and shot down one there. So 2 aircraft for the credit in both the wars. 65 was we recovered the wreckage at the Sidhwa Khan Range, where we used to go and fire. The aircraft fell there only, so we brought the carcass back of that. Yes, he died. And the second one I don't know because they were in